एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट आईपीओ के बारे में, जिसकी आज लिस्टिंग होने वाली है, जिसका नाम है हरबना इंडस्ट्रीज़। हीराबना इंडस्ट्रीज़ के अंदर अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, इसके बारे में हम जानेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे लिस्टिंग गेन कितना होगा, ठीक है, अभी इसका जीएमपी कितना चल रहा है, और एक आईपीओ के रिव्यू के बारे में हम लोग एक क्विक अपडेट भी आपको बताएंगे। साथ ही में हम आपको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स को क्या करना है और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को क्या करना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और आपकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपने आज तक हरबना का कोई वीडियो नहीं देखा है, कोई आईपीओ रिव्यू नहीं पढ़ा है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले 10 मिनट में हम लोग सारी बातें कर लेंगे। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स वगैरह जितने भी हैं, हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ों को समझने के लिए, यानी ट्रेडिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म या फिर लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म गेन वगैरह, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको हमारा ये जो शुरू का एक पार्ट है, जो बिज़नेस वगैरह है, वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो स्ट्रैटेजीज़ हमारी लॉजिकल नहीं लगेंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हरबना इंडस्ट्रीज़ के बारे में, गुजरात की ये कंपनी है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, अगर हम बात करें, ये गुजरात बेस्ड एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो बहुत सारी तरह के पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी तरह के केमिकल बनाती है, जिसके अंदर ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हर केमिकल कंपनी के पास एक यूनिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है, जिसके अंदर वो सबसे ज़्यादा लीडिंग मैन्युफैक्चरर होता है। सबकी अलग अलग डिमांड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके कितने डीलर है, तो करीबन 9400 डीलर है, ठीक है। 16 स्टेट में इनका है, 21 डिपोज है, एक यूनियन टेरिटरी है, 60 नेशंस के अंदर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो मतलब एक्सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल की, तो 627 रुपये, 626 रुपये का यहाँ पे हमें दिया गया था अलॉटमेंट, जिन लोग को भी हुआ है। अगर हम बात करें उसके बाद बिज़नेस की, तो कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करती है और यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स भी यहाँ पे द कंपनी एक्सपोर्ट्स एंड मार्केट्स क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स। क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स मतलब क्या हुए, जो मैंने बताया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी इसके अंदर दो मेजर प्रोडक्ट होते हैं, पायरेथ्रॉइड्स और एक दूसरा होता है हर्बिसाइड्स और ये फंगिसाइड्स और ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी अगर हम लोग को इनको जानना है तो बहुत सारी बातें हैं, ये एकदम साइंटिफिक बातें, अपने को इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि घरों में, रेस्टोरेंट में और इन सबको जो कीड़े भगाने के लिए, पेस्ट कंट्रोल में जो यूज़ होता है, वो ये लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका अभी एक फ़ायदा क्या है कि देखिए, अभी कोविड के कारण सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों की डिमांड ज़रूर बढ़ती है। आज हर कोई कीटनाशक वगैरह यूज़ कर रहा है और अपने घर को शुद्ध कराने के लिए, अपनी जगह को शुद्ध कराने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग और इन हाउस फैसिलिटी वगैरह जितनी भी है, वो एकदम एक ही यूनिट है और मतलब काफ़ी डेवलप्ड है। उसी के अलावा 3 इंडिपेंडेंट इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके अंदर 2 के अंदर प्रोडक्शन होता है इंटरमीडिएट्स का और 3rd के अंदर फार्मुलेशन और पैकेजिंग का काम होता है, ठीक है। फिनेंशियल और की रेशोज़ की बात करें तो सीधा मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है इन लोग का, कंपनी का 40% होता है रेवेन्यू। एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है कंपनी का, ये 40% है। अगर हम देखें, चाइना इनका सबसे बड़ा बिगेस्ट कस्टमर है। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल को जो भी लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है ना, अगर कल को इंडो चाइना में प्रॉब्लम होती है, तो हरबना सबसे पहला यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक होगा जिसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है इंडिया चाइना में, तो हरबना के लिए ये एक नेगेटिव खबर हो जाएगी। नेगेटिव खबर यानी क्यों? क्योंकि अब कस्टमर्स को वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। 40% रेवेन्यू वहाँ से डिराइव करती है। अगर हम देखें, बात करें टोटल इनकम की, तो यहाँ पे लगातार कंपनी का FY20 से अगर हम देखें, तो अगर आप 6 महीने से कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर यहाँ पे 6200 है, ये कोविड के टाइम की बात है, तो करीबन आप मान लीजिए 13,000 या 14,000 करोड़ का कंपनी का, 14,000 मिलियन का कंपनी का इस साल टोटल रेवेन्यू हो सकता है, जो पहले कभी नहीं था, ठीक है। ये हम 6 महीने के फिगर कंपेयर किए। फिनेंस कॉस्ट जो है कंपनी की लगातार कम होती जा रही है। अगर आप देखेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है जिससे पता पड़ता है डेप्ट कम हो रही है या नहीं हो रही। वहीं पे बात करते हैं सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी शानदार है, 663 करोड़ 6 महीने का, लगभग मैं मान रहा हूँ 663 मिलियन है, तो
करीबन 1300 मिलियन रहेगा, जो भी काफ़ी शानदार है। आज तक इतना प्रॉफिट कभी अचीव नहीं किया है। ईपीएस काफ़ी अच्छा है, 16.93 का ईपीएस है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो करीबन ये जो वैल्यूएशन है ये अगर हम देखेंगे तो करीबन 18.92 मतलब 19 के लगभग इसका पीई चल रहा है, ठीक है। और अगर आप मेरे से पूछे कि एग्रोकेमिकल में क्या पीई चलता है, एग्रोकेमिकल्स का मैं पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम केमिकल इंडस्ट्री का जाने तो 40 से 50 का पी स्टॉक चलता है, ठीक है। और इसलिए इसका जीएमपी इतना हाई है, ठीक है। तो हम लोग पी लास्ट में क्या करेंगे, आपको पी के हिसाब से ही आपको बताएंगे कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होगी, कितने रुपए तक आपको होल्ड करना है। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री के जो पी है, मान लीजिए 40-50 का पी है, उससे कम पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा तो हम लोग लोगों को बोलेंगे कि आप होल्ड करें। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें, नहीं तो हम लोग जब एड में बताएंगे ना तो आपको समझेगा नहीं ये सब क्या बोल रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब 20 रुपये 19 रुपये के लगभग इसका पी है। और अगर कंपनी की नेटवर्थ देखें यानी बुक वैल्यू जो है वो करीबन आती है 126 रुपये पर शेयर, तो जो कि भी काफ़ी कमी है। 5 इंटू है प्राइस टू बुक रेशो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहीं पर अगर पीयर कंपैरिजन करें, ये सारी एग्रोकेमिकल कंपनियाँ हैं, तो अगर आप देखेंगे पी यहाँ पे तो मिनिमम जो पी है रैलीज इंडिया का वो 28 से 30 के करीब है। फिर अगर सुमिटो केमिकल्स देखें तो 77 है और भारत रसायन 26 है। तो ओवरऑल फिर भी यहाँ पे बहुत सारी अपसाइड है। ये अभी केवल 20 के उस पर बी पे काम कर रहा है, तो ओवरऑल अपसाइड आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखेंगे तो सबसे स्ट्रांग है इनका। ईपीएस अगर ईपीएस हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एनएवी पर शेयर देखें तो 82 है। और ये अगर हम हर्बन रैलीज की देखें 72 वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो बिजनेस वर्किंग में कैपिटल को मीट करना है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। अभी कंपनी के जो बिजनेस है काफ़ी वाइड है। 371 टेक्निकल फॉर्मुलेशन मतलब फार्मूला वगैरह, 371 प्रोडक्ट्स है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, डाइवर्सिफाइड है। अगर हम देखें यहाँ पे कस्टमर बेस तो ये सुमिटो केमिकल्स को भी बेचता है, ठीक है। फिर सल्फर मिल्स, बायोस्टैक, क्रिस्टल कॉर्प, NACL, शारदा कॉर्पोरेशन, मैग्मान ऑर्गेनिक्स, एग्रो लाइफ साइंसेज कॉर्पोरेशन, कृषि रसायन, शंघाई, यहाँ पे बहुत सारी, शंघाई एग्री केयर केमिकल, चाइना। तो इस तरह की कंपनी को बेचता है। इनके जो प्रमोटर्स हैं रघुराम के शेट्टी, उनको काफ़ी यहाँ पे एक्सपीरियंस है, करीबन 30 साल से भी ज़्यादा का। कुछ प्रॉब्लम क्या है देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो कंपनी का जो होता है करीबन, इसके लिए किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं किया गया है, ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है 70% अगर हम देखेंगे यहाँ पे वो सब होता है। वहीं पे अगर हम बात करें थोड़ी बहुत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस काफ़ी हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो सेबी की एक बार इन पे इंक्वायरी बैठी थी इनके प्रमोटर्स पे, पर यहाँ पे कुछ फाइनली निकल के नहीं आया। और अभी अगर हम देखें इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है, मतलब जो मेजर बिजनेस है, वो केवल 15% यहाँ पे करीबन कुछ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से जाता है और इन लोग के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बैकआउट हो जाते तो सीधा 16% रेवेन्यू लॉस हो सकता है। वहीं पे हम लोग ने बताया। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने जानी। अगर हम बात करें स्ट्रेटजी तो 627 रुपये का भाव है, ठीक है। ये हमारा बेस प्राइस है, 270 का ये चल रहा है। तो करीबन यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग आपको 50% अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मैं मानता हूँ 300 रुपये के ऊपर 927 के आसपास लिस्ट होता है, ठीक है। अगर हम देखिए 50% पे अगर ये लिस्ट होगा ना तो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता दूँ। अगर ये 50% पे लिस्ट होगा तो इसका जो पी है वो करीबन अभी जो 20 है वो बढ़ के आपका करीबन 30 के लगभग चला जाएगा, ठीक है। मोटा मोटी ये हिसाब किताब रहेगा। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि 50% तो आपको मिनिमम मिलना ही मिलना है रिटर्न, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ शॉर्ट टर्म को क्या करना है, लॉन्ग टर्म को क्या करना है। जो शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स है वो अपना पहला लॉट जो है ना आधा, मतलब आधे शेयर अपने करीबन 40% अपसाइड पे निकालें, और सेकंड लॉट आप करीबन 50% के आसपास निकालें जब 50% हो जाए, और थर्ड आप जो लॉट है वो करीबन 70% अपसाइड पे निकालें। ये 3 भागों में आप अपने आधे आधे शेयर निकालते जाए। वहीं पे जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं या फिर मीडियम टर्म शेयर होल्डर हैं, मैं उनको बोलूँगा एक बार आप भी प्रॉफिट बुक करें। कब 50 से 60% जब आपको यहाँ पे गेन दिख जाता है तो आप अपना पहला लॉट निकालें।
70% पे आप अपना दूसरा लॉट निकालें और 100% अगर जाता है तो आप अपना तीसरा लॉट निकालें। अब इससे क्या होगा, लॉट में निकालने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, लॉट यहाँ पे ये नहीं है कि आपको अगर एक ही लॉट आया है तो उसको आप उस टोटल शेयर्स को आप अपने 3 भागों में डिवाइड करें और उतने उतने शेयर निकालते जाए। अभी इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर शेयर अगर आप देखेंगे जनरली तो आईपीओ में लगातार 3 दिन तक इसमें रैली दिखती है नॉर्मली हर आईपीओ में, ठीक है। तो पहला लॉट अगर आप पहले दिन भी निकालते हैं, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो इससे क्या होगा, आपको अपसाइड का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन क्या होता है, बहुत बार ये गिर भी जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने लगभग है ना 1/3 शेयर 2/3 शेयर बेच दिए, ठीक है, मान लीजिए, तो क्या होगा ना, आपको अभी एक आधे शेयर थोड़े बहुत ही रह जाएंगे आपके पास। अगर कल को गिरता है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि आप लॉट बना के बेचें। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल जो हमारा टारगेट है, हाईएस्ट टारगेट क्या देखने को मिल सकता है, तो करीबन 1050 तक के यहाँ पे लगभग टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1050 से 1100 रुपये तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर आप मेरे से पूछेंगे लॉन्ग टर्म, हम तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं, क्या करना चाहिए, तो मैं आपको फिर भी बोलूँगा एक बार आप प्रॉफिट बुक करें अगर 1100 रुपये तक के भाव या 1200 रुपये तक के भाव आते हैं तो। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स करीबन मैक्सिमम यहाँ पे जो रिस्क ले वो करीबन 1000 रुपये तक की ले, उसके बाद निकल जाए। याद रखिए यहाँ पे अभी हम लोग बताते हैं जो जिन लोग को अलॉटमेंट नहीं आया है वो क्या करें। देखिए अगर ये लिस्ट होता है करीबन यहाँ पे 270 का जीएमपी चल रहा है, तो 627 का भाव है और 270 का जीएमपी चल रहा है। अगर आपको 800 से 900 के बीच में मिलता है तो आप एक बार बाय कर ले, ठीक है। ये उन लोग के लिए जो रिस्क ट्रेडर्स है, मैं किसी को रिकमेंड ऐसा नहीं करता हूँ कि आप लोग आईपीओ के लिए बाय करें। अगर आप इसको बाय करते हैं 800-900 की रेंज में अगर आपको मिलता है तो आप क्या करें, सबसे पहले 950 पे निकालें, फिर आप 1000 पे निकालें और फिर आप 1050 पे निकालें। इन 3 रेंज में आप अपने शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेड लें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी जो ट्रेडिंग्स है आपको, अगर आप लिस्टिंग डे के अगर आपको अलॉटमेंट आया तो भी, और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं लिस्टिंग डे के दिन भी, तो आपको 3 दिन से लेके 5 दिन तक सारी ट्रेडिंग कंप्लीट करनी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। अपन ने सब में देखा है, बर्गर किंग में देखा है, बेक्टर में देखा है, इंडिगो में देखा है, ठीक है, वो बहुत सारी कंपनियों में देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक आईपीओ का ट्रेंड होता है, 3 से 5 दिन चलेगा, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो बड़े बड़े लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो यहाँ पे शेयर टूटता है। तो 3 दिन से 5 दिन के बाद अपने को नहीं देखना है, अपने को वेट करेंगे, अपन अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, MTAR का आईपीओ आ रहा है, उसमें लगाएंगे, तो आप अपना पैसा रोटेट करें। ये बुल मार्केट का फंडा होता है, जितना ज़्यादा पैसा रोटेट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक ही शेयर को लेके बैठे रहेंगे तो क्या होगा ना, वो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप उसके फ़ायदे नहीं उठा पाएंगे। ये बुल मार्केट है, इसका फ़ायदा उठाना है अपने को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इशू सब्सक्रिप्शन की, तो मैं आपको बता दूँ 83 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल 271 टाइम्स हुआ था। वहीं पे अगर हम बात करें कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो बड़े लोग होते हैं, आईपीओ के एक दिन पहले इसमें पैसा लगाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एंकर इन्वेस्टर अगले 30 दिन तक शेयर नहीं बेच सकते, लेकिन जैसे आईपीओ से 30 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पे 30 दिन बाद ये लोग भी अपने शेयर बेच सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि आईपीओ के जब 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो अपने को थोड़ा बहुत एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े लोग इतने करोड़ के शेयर बेचने पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं ये सारे बेचेंगे, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कौन कौन से लोग हैं? गवर्नमेंट पेंशन फंड, जुपिटर इंडिया, कोएशन, डाविटेल, सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनले। इंडिया में कौन कौन है? HDFC, मैक्स लाइफ, IIFL और यहाँ पे MK। ये सभी तरह के बड़े बड़े फंड्स ने पैसा लगाया। अभी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपको इसी तरह के स्टॉक टिप्स वगैरह, स्टॉक एनालिसिस और इसी तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो शायद यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल में और एकदम क्लियर कट कोई बताता होगा। तो इस तरह की सभी चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो हर बना में अपना पैसा बना पाएँ और एक सेफ़ स्टॉक और सेफ़ ट्रेड ले पाएँ। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।